Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the NCERT through MCQ series, and in today's lecture we will be discussing the Sangam age. I hope आपने जो NCERT के chapters हैं वो read किए होंगे. So let's start with today's questions. First, consider the following dynasties that ruled over South India. तो ये कुछ डायनेस्टीज के नाम हैं जिन्होंने साउथ इंडिया में रूल किया था. पांड्यास, सतवाहनास, चोलास एंड चेरास. Which of the above dynasties were part of Sangam age? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और all of the above. तो इसमें से तीन मेन डायनेस्टीज हैं जिन्होंने संगम एज में साउथ इंडिया पे रूल किया था. वो हैं पांड्यास, चोलास एंड चेरास. तो ये जो तीन डायनेस्टीज हैं इन्होंने साउथ इंडिया में संगम एज के टाइम पे रूल किया था. जो सतवाहनास थे ये मौर्यास के बाद आए थे. So this statement is wrong. So 1, 3 and 4 B जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है. ये आप देखिए, चोलास, ये वाला एरिया, पांड्यास एंड चेरास, ये संगम एज के टाइम पे जो हमारा अभी करंट तमिलनाडु वाला एरिया है स्पेशली, वहां पे ये लोग रूल करते होते थे. एंड कुछ पार्ट्स ऑफ जो श्रीलंका है जिन्हें उस टाइम पे तमिलकम बोला जाता था, वहां पे रूल करते थे. And this was the period between 6th century BCE and the 3rd century CE. उस टाइम पे संगम एज था. इसका नाम संगम एज क्यों था? उस टाइम पे फेमस हमारे पास अकेडमिक्स थे, पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे जो मदुरई की जो सिटीज है वहां पे रहते थे. एंड संगम अकेडमिक्स बोला जाता था उन्हें. एंड तीन डायनेस्टी थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. सतवाहनास जो थे इन्होंने अपना रूल जो है डेक्कन में इस्टेब्लिश किया था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, एंड इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द संगम एज. इसका जो सोर्स है हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा. वहां पे जो अर्ली किंगडम्स का ये पैराग्राफ है यहाँ पे दिया गया है कि तीन किंगडम्स से चोलास, चेरास एंड पांड्यास. Next is, which of the following was the capital of Pandyas who ruled over southernmost and southern eastern portion of Indian Peninsula? तो सबसे साउथ एंड साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पे इन्होंने रूल किया था पांड्यास ने. तो इनकी कैपिटल कौन सी थी? सो द करेक्ट आंसर इज डी, मदुरई. जो पांड्यास थे उनकी कैपिटल मदुरई थी. वो अभी का जो सदर्न तमिलनाडु है वहां पे इन्होंने रूल किया था. एंड वहां पे 6 मेन सिटीज हैं. हर जो भी वहां पे रूलर था, जो वहां पे डायनेस्टी थी, उनकी दो हमारे पास कैपिटल्स होती थी. सेंटर्स ऑफ पावर दो होते थे एक तरीके से. एक था इनलैंड, एक कोस्ट पे होती थी. तो 6 सिटीज हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट है पुहार या कावेरीपट्टनम जो कि चोलास का पोर्ट होता था, एंड मदुरई जो कि पांड्यास की कैपिटल होती थी. तो हमेशा दो पावर्स ऑफ सेंटर होते थे, इनलैंड और एक कोस्ट पे. तो इसका जो सोर्स है हमारे पास वो है न्यू एनसीईआरटी क्लास 6. ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑफ द कोस्ट. आउट ऑफ these 6 cities, two were very important, Puhar or the Kaveripatnam and the port of Cholas, Madurai, the capital of Pandyas. Next is the term menhirs, used in ancient South Indian history and also in recently in news, is associated with what? तो menhirs जो है या menhirs जो है अभी काफी न्यूज में रहा था, साउथ इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है. तो ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है मेगालिथिक कल्चर. जो menhirs है इट इज रिलेटेड टू मेगालिथिक कल्चर. तो अभी कुछ menhirs हमें मिले हैं. ये एक तरीके के फ्री स्टैंडिंग स्टोन्स होते हैं, बहुत बड़े साइजेस के. ठीक है, बहुत बड़े स्लैब्स ऑफ स्टोन्स होते हैं. ये पाए गए हैं अभी केरला तमिलनाडु के पोर्टमाला हिल्स जो हैं वहां पे पाए गए हैं. इनसे हमें ये पता लगता है कि वहां पे स्ट्रक्चर्ड ग्रेवयार्ड थे प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के, डेटिंग बैक टू दी 3000 ईयर्स ओल्ड. तो मेनहीर्स क्या है? मेगालिथिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. इंडिया में मेगालिथिक कल्चर जो है वो पाया जाता है साउथ के अंदर डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर, विंध्या अरावली रेंजेस और नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये मेगालिथ का कल्चर पाया जाता है. अब ये चैम्बर वाले टॉम्स भी हो सकते हैं मेगालिथ में, अनचैम्बर टॉम्स भी हो सकते हैं, और मेगालिथ्स जो है बरियल से ना रिलेटेड हो ऐसे वाले मेगालिथ भी हैं. तो उनके अलग अलग नाम होते थे. उनमें से एक नाम था मेनहीर. मेनहीर था फ्री स्टैंडिंग स्टोन्स होते थे. फिर होता था डॉलमेंस, ये टेबल होते थे या स्टोन के कॉरिडोर होते थे. क्रॉमलेट होते थे आर्च्ड स्टोन स्ट्रक्चर. अलाइनमेंट्स स्टोन रोज एलीज एंड स्टोन सर्कल्स. तो बहुत बड़े बड़े सिंगल पीस
जो स्टोन का होता है, स्लैब्स होती हैं, उनसे जो स्ट्रक्चर हैं बने हुए, वो हैं हमारे मेगालिथिक्स। इसके जो सोर्स है वो हमारे पास है ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल चैप्टर नंबर 16। यहाँ पे मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स जो है उसके बारे में मेंशन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग संगम डायनेस्टीज एंड देयर रॉयल एम्बलम। डायनेस्टीज एक साइड पे दी गई है, एम्बलम एक साइड पे दी गई है, तो हमें इसमें से बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड है। क्या पांड्यास का जो एम्बलम था वो कार्प था, कार्प यानी कि एक फिश, चोलास बो, चेरास टाइगर। तो इसमें जो सही मैच्ड है वो सिर्फ और सिर्फ ए वन ओनली है कि जो पांड्यास है उनका जो एम्बलम था वो कार्प था यानी कि फिश। बाकी करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि चोलास का जो था वो टाइगर था, चेरास का जो था वो बो था। सो संगम डायनेस्टीज के एम्बलम है कार्प फिश फॉर पांड्यास, बो फॉर चेरास एंड टाइगर फॉर चोलास। इसका सोर्स है हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 152। तो इसमें अलग अलग डायनेस्टीज हैं, उनका सबका मेंशन है चैप्टर्स में कि किसका कौन सा एम्बलम। Next is consider the following statements regarding Sangam age which constitute an important chapter in the history of South India. तो संगम एज के बारे में कुछ पूछा गया है। According to Tamil legends, there existed three Sangams, Academy of Tamil Poets in ancient Tamil Nadu, popularly known as Muchangam. Second, these Sangams flourished under the royal patronage of Cholas. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है कि पहला जो है वो बिल्कुल सही है। तमिल लेजेंड के अकॉर्डिंग 3 संगम थे, संगम मतलब के अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, एंड इन एशियंट इंडिया जिन्हें के पॉपुलरली मुचंगम भी बोला जाता था। तो ए ओनली जो है वो इसके अंदर करेक्ट आंसर है। अब दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि संगम्स जो थे फ्लरिश हुए थे वो पांड्यास की रॉयल पैट्रनेज के अंडर फ्लरिश हुए थे। एंड संगम्स जो हुए हैं 3 हुए हैं, पहला और तीसरा मदुरई में हुआ है, दूसरा जो है वो कपड़ापुरम के अंदर हुआ है। इसका जो सोर्स है वो हमारे पास है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर 168। हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो संगम है उनका जो पूरा लिटरेचर है हमारे पास नहीं अवेलेबल है, काफी जो लिटरेचर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। Next is consider the following statement regarding the sources of संगम age. संगम age के बारे में हमें पता कहाँ से लगता है, क्या सोर्सेज हैं उसके जो हमें पता लगता है कि कोई ऐसी एज थी। First, the Ashokan inscription mentioned the dynasty's rule to the south of Mauryan Empire. The Hathigampa inscription of Kharvela of Kalinga also mentioned the Tamil kingdoms. तो इसमें दोनों जो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें साउथ की डायनेस्टीज का मेंशन है, और हाथी गंफा जो इंस्क्रिप्शन है खारवेला ऑफ कलिंगा की उसमें भी मेंशन है कि तामिल में कुछ किंगडम्स थे, वहां पे उनके बारे में मेंशन है। तो बोथ 1 और 2 करेक्ट है। इसके अलावा अशोक इंस्क्रिप्शन है, संगम लिटरेचर से हमें संगम एज का पता लगता है, मैगस्थनीज के अकाउंट से हमें पता लगता है संगम एज के बारे में, रॉक एडिक्ट 2 एंड 13 ऑफ अशोका के से हमें पता लगता है कि उस टाइम पे चोलास थे, पांड्यास थे, सतपुरस थे, केरला पुत्र थे और तंबापनी थे। इसका जो सोर्स है वो माखनलाल चैप्टर नंबर 16 ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है कि कहां से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। Now is consider the following statements regarding the संगम society. अब वहां की सोसाइटी कैसी थी? The Sangam society was also divided into 4 castes, somewhat like Varna system prevailed in the Vedic era. Anthanars played a significant role in the Sangam polity and religion, while Arasars were agriculturists. तो क्या उस टाइम पे भी सोसाइटी वर्ण सिस्टम जैसे डिवाइडेड थी 4 कास्ट में? सो यस, उस टाइम पे जो संगम सोसाइटी थी वो भी 4 कास्ट के अंदर डिवाइडेड थी। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्यों गलत है हम आगे देखते हैं। तो आंसर है ए वन ओनली। अब संगम में 4 कास्ट थी, अरासर, अथनार, वनीगर और वेललार। तो ये हमारे पास 4 कास्ट में डिवाइडेड था। जो रूलिंग कास्ट थी उसे हम अरासर बोलते थे, एंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन के अंदर जिनका सिग्निफिकेंट रोल था वो थे अंथनार्स। जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे जैसे कि वैश्य करते थे हमारे यहाँ पे वो थे वानिगर्स, एंड एग्रीकल्चरिस्ट जो कि यहाँ पे शूद्र थे वो थे वेलागर्स। तो इस तरीके से 4 में जो है कास्ट सिस्टम एक तरीके का वहां पे प्रिवेल करता था। इसका सोर्स है हमारे पास ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा कि तब वहां पे सोशल क्लासेस कैसी हुआ करती थी।
Next is consider the following statements regarding the Sangam texts. Sangam texts are secular in nature while Vedic texts constitute of religious literature. क्या संगम secular थे और Vedic religious था? Tolaka PM authored by Tolaka PR is the earliest of Tamil literature. तो ये तो बहुत न्यूज में रहता है तोला पीएम एंड तोला पीआर. इन्हें हमारे पीएम ने भी कई बार कोट किया है एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसे कोट किया है. तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है. संगम और मोर और लेस सेक्युलर, लेकिन वैदिक जो थे वो बेसिकली हिंदुइज्म का रिलीजियस लिटरेचर है. तो बोथ 1 एंड 2 जो है इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है. तोला पीएम तोलका पीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए. इट इज अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर. वैसे तो बेसिकली तमिल ग्रामर से रिलेटेड है, लेकिन ये हमें वहां के पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी बताता है. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो ग्रामर से रिलेटेड था बेसिकली, बट पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी बताता था. इसका सोर्स भी हमारे पास है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा. Ninth, consider the following statements regarding the Sangam administration. Hereditary monarchy was a form of government during the Sangam period. क्या hereditary monarchy थी? Second, land revenue was a chief source of state's income while the booty captured in wars was equally distributed among people for their development. क्या उस टाइम पे जो हम वॉर से जो भी पैसा आता था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, एंड क्या लैंड रेवेन्यू ही स्टेट का मेन सोर्स ऑफ इनकम था. दूसरा, पतिना पलाई रेफर्स टू द कस्टम ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड इन सीपोर्ट पुहार. तो पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल कि हेरिटरी मोनार्की होती थी संगम पीरियड के अंदर. दूसरा स्टेटमेंट गलत है. लैंड रेवेन्यू और जो बूटी कैप्चर्ड इन वॉर्स, ये दोनों ही मेन सोर्सेज ऑफ इनकम थे फॉर द डेवलपमेंट संगम एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे. एंड जो कस्टम ऑफिशियल्स थे पुहार के सी पोर्ट पे, उन्हें पतिना पलाई बोला जाता था. सो हमारे पास सही आंसर है सी 1 एंड 3. जो इनकम थी वो ट्रेड से आती थी, वॉर बूटी से आती थी, एग्रीकल्चर से आती थी. उसी से किंग जो है मेंटेन करते थे वॉरियर्स को, बार्ड्स को, प्रीस्ट को, ब्राह्मण्स को, सबको पे करते होते थे. एंड यही उनके मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम थे. ये हमारा सोर्स जो है हमने लिया है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा, चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 166. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंपीरियल चोलास. पहला, Raja Raja and Rajendra I were the most significant rulers of Chola Empire in the South Indian history. Second, Rajendra I destroyed the Chera navy at Trivandrum and attacked Quilon. Third, Raja Raja adopted the title Gangai Konda Chola. तो इसमें हमारे पास पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. राजा राजा एंड राजेंद्र वन वर द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द चोला एम्पायर. दूसरा गलत है. It was Raja Raja who destroyed the Chera navy at Trivandrum and it was the Rajendra I who adopted the title of Gangaikunda Chola. तो इसमें हमारे पास सही स्टेटमेंट है सिर्फ A1 ओनली. तो राजा राजा पहले आए थे, उनका बेटे थे राजेंद्र I. तो राजा राजा ने चेरा की जो नेवी थी उसे डिस्ट्रॉय किया था त्रिवेंद्रम में और क्विलोन को अटैक किया था. फिर उन्होंने मदुराई को भी कैप्चर कर लिया था और पांड्या किंग को भी हरा के कैप्चर कर लिया था. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक विक्ट्री मानी जाती है चोलास की, वो है कि राजेंद्र I ने मार्च किया था अक्रॉस कलिंगा टू बंगाल एंड उन्होंने गंगा भी क्रॉस करके वहां के लोकल किंग्स को हरा दिया था. तो इतनी बड़ी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए राजा राजेंद्र I ने गंगाई कोंडा चोलापुरम का जो टाइटल है अजूम किया था. इसका मतलब है कि इस चोला ने गंगा को कॉन्कर किया है. तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये ट्रिवियल फैक्ट नहीं है. राजेंद्र I वाज दी गंगाई कोंडा चोला एंड राजा राजा I थे जिन्होंने पांड्यास को हरा के मदुराई को कैप्चर किया था और चेरास की जो नेवी है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो उन्होंने चेरास को भी हराया था और यहाँ पे पांड्यास को भी हराया था, किन्होंने, चोलास ने. इसका हमारे पास सोर्स है ओल्ड एनसीईआरटी मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, चैप्टर नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी चोला एडमिनिस्ट्रेशन. अब जो चोलास हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होती थी. The Chola Empire was divided into Valanadu, which in turn divided into mandalams. Officials were paid by giving them assignments of revenue-bearing lands. The Cholas also paid attention to irrigation. The river Kaveri and others were used for this purpose. पहला स्टेटमेंट गलत है.
चोला एम्पायर पहले डिवाइड होता था मंडलों में, मंडल से फिर आगे वलनाडु में डिवाइड होता था। सो वन स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी, तो अगर आपको सिर्फ यही पता है तो आपको पता है कि आंसर बी होगा। ऑफिशियल्स को असाइनमेंट्स दी जाती थी एंड उन्हें पे कैसे किया जाता था, रेवेन्यू बेयरिंग लैंड की असाइनमेंट देते थे कि जो वहां से रेवेन्यू आएगा उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो ऑफिशियल्स को मिलता था। थर्ड, चोलास ने इरिगेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था एंड कावेरी पर भी उन्होंने काफी जो है इरिगेशन के लिए और साथ के जो रिवर्स हैं उन्हें यूज किया था फॉर द इरिगेशन पर्पस। तो मंडलम में डिवाइड, मंडलम से वलनाडु में, वलनाडु से नाडु में। तो समटाइम्स जो प्रिंसेस होते थे उन्हें इन एरियाज के गवर्नर्स अपॉइंट किया जाता था, और जो रेवेन्यू बेयरिंग लैंड्स थे उनकी असाइनमेंट ऑफिशियल्स को देते थे, जो बाद में उससे जो रेवेन्यू आता था उनका उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे। और इरिगेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान था, बहुत सारे टैंक्स जो है वो भी बिल्ड किए गए थे, कावेरी रिवर पे काफी जो है इरिगेशन का उसके लिए यूज किया गया था। अब ओल्ड एनसीईआरटी मिडिवल इंडिया जो है वहां से इसको हमने लिया था। 12th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल लाइफ ऑफ चोलास। कल्चरल लाइफ कैसी थी? The rulers maintained large households and large palaces with 7 और 5 storied houses. क्या 5 और 7 मंजिला तक के राजाओं के घर होते थे, पैलेस होते थे? And the style of architecture क्या वहां पे द्रविड़ा था चोलास के टाइम पे? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो चोला एम्पायर था उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैपिटल्स बनाए, तंजौर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम, कांची। तो इसमें उन बहुत बड़े बड़े घर बनाते थे, पैलेस बनाते थे, 5-5, 7-7 मंजिल तक के उनके महल होते थे। एंड टेम्पल आर्किटेक्चर रीच इट्स क्लाइमैक्स साउथ इंडिया के अंदर चोलास के टाइम पे। द्रविड़ा आर्किटेक्चर जो था वो फॉलो किया जाता था, एंड क्योंकि मेनली साउथ इंडिया में ही कन्फाइंड था। इसका जो सोर्स है वो हमारे पास है ओल्ड एनसीईआरटी मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ चोलास सिटीज। ओरैयार वाज एन एंशिएंट चोला सिटी फेमस फॉर कॉटन। क्या ओरैयूर जो है वो कॉटन के लिए फेमस थी चोलास के टाइम पे? एंड चिदम्बरम वाज पैलेस रिलेटेड टू कोरोनेशन ऑफ चोला किंग्स। कोरोनेशन मतलब अभिषेक होता है जो, तो क्या उसके लिए जब नए राजा को लेके आते हैं, कोरोनेशन होता है उसका, तो क्या चिदम्बरम उससे रिलेटेड था? तो दोनों स्टेटमेंट इसमें हमारे पास बिल्कुल सही है। जो हमारे पास तिरुमनिकुली हेल्स जहां से आते हैं किंग, वहां पे जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे कोरोनेशन के बारे में दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन में कि जो कोलुथुंगा थे वो बहुत बड़े शिवा के भक्त थे, उन्होंने फिर चिदम्बरम सिटी जो है उस वहां पे उनका कोरोनेशन हुआ था। दूसरा, चोला के टेक्स्ट में कुछ मेजर टाउन्स मेंशन है। जो पुहार है वो चोला पोर्ट था और कोस्टल कैपिटल था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुहार चोला का पोर्ट भी था और कोस्टल कैपिटल भी था। उरेयूर जो था वो चोलास का इनलैंड कैपिटल था जिसको हम कोली भी बोलते हैं, और वर्णम था एंड इट वाज स्ट्रांगली डिफेंडेड सिटी सिचुएटेड ऑन तरमपर्नी रिवर। ये जो जगह थी ये जगह जो थी वो पर्ल्स, फिशरीज और कॉटन ट्रेड के लिए काफी ज्यादा मशहूर थी। एंड दे वर ऑल्सो मेंशन्ड कि कांची जो था वो सिल्क वेविंग इंडस्ट्री के कारण मशहूर था। तो ये सब जो टाउन्स हैं इन्हें इनके बारे में आपको जरूर देखना है कि कौन सा किस चीज के लिए फेमस था। इसका जो सोर्स है वो है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, चैप्टर नंबर 18। 14th, the sculpture of Nataraj in the Tandav dance posture is an important piece of which of the following kingdom? तो नटराज जो है तांडव डांस कर रहे हैं जिसके अंदर तांडव डांस का पोस्चर है वो किस किंगडम से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है बी, चेरास। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मूर्ति है जिसकी फोटो आगे हम दिखाएंगे आपको। तो चोला टेम्पल जो थे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था कि डेकोरेशन करते थे स्कल्पचर्स के थ्रू। तो उनका एक स्कल्पचर है नटराज का जो कि तांडव डांस कर रहे हैं। वैसे तो जो नटराज का स्कल्पचर है ये सबसे पहले हमें मिला था रावण फड़ी के अंदर, पहाड़ी के अंदर, केव एट अहियोल। लेकिन वो उस टाइम पे चालुक्यास का रूल था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक जो इसने अचीव किया है वो अचीव किया है चोल के टाइम पे। तो ये जो है तांडव डांस करते हुए नटराज हैं जिन्हें कि शिव का रूप माना जाता है, वो हमें, तो चेरास जो हैं वो इसके लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हैं फॉर दिस स्कल्पचर।
अब नेक्स्ट में हम करेंगे गुप्ता एम्पायर, जिन्हें गोल्डन एज बोला जाता है। तो ये आप इसके लिए इसमें से आपके पास जो भी एनसीईआरटी अवेलेबल है वो आप पढ़ सकते हैं और फिर अगले में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। बी सेफ एंड कीप ऑन रिवाइजिंग।